नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 अक्टूबर और आपका आज कोई भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले दिनों एनालिसिस के दौरान है, जो कि छूट गए थे और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजा जा चुका है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो मूल रूप से आपका संस्कृत, और संस्कृत में भी संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के इंडो आर्यन उपसमूह की एक प्राचीन भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में है जो किसको रचा गया था। बाकी आपका ऑप्शन में शायद इंडो यूरोपीय करके कुछ दिया गया था, तो आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पवित्र पुस्तक है और सबसे पुराना वेद भी है आपका ऋग्वेद ही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें 1028 आपका सूक्त है और सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। ठीक है, 4 वेद है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और आपका अथर्ववेद हो गया। ठीक है, उसमें से सबसे पुराना आपका ऋग्वेद ही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंटों के बारे में जो स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हर हाल में अपना एक सीट उसमें कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका टेक्स्ट बुक, जो कि पहले मॉक टेस्ट वगैरह और पीवाईपीज वगैरह प्रोवाइड आपको कराता था, उन्हीं के द्वारा आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए एक आपका पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जो कि हर महीने में सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसमें दोस्तों आपको पहली बात तो क्या क्या मिलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पुस्तक में दोस्तों आपको 5000 प्लस जो टीसीएस का जो पीवाईक्यू होता है वो दिया गया है, एमसीक्यू टाइप का, और साथ में आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो और 4-5 सब्जेक्ट आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शन रहता है, आप हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए। ठीक है, तो रीजनिंग का, इसके अलावा आपका रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का हो गया, गणित का हो गया, या अंग्रेजी या हिंदी, इन सभी चीज़ें आपको इसमें कवर है जो कि मिलता है। और सबसे बड़ा जो खास बात है इस पुस्तक का वो है कि इसमें आपको नवीनतम 2024 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका भी प्रश्नों का जो इसमें है समावेश किया गया है। इस तरह दोस्तों आपको यहाँ पर पुस्तक मिलने वाला है, विशेष सूची आपको यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा इस तरह आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलता है, उसका सोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको दशहरा का सेल भी चल रहा है, और सबसे बड़ा जो बात है वो है कि ये सेल आज ही आपका ख़त्म होने वाला है। तो जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं आज ही आप लोग कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। 10 से 12 अक्टूबर तक ही सेल ये लाइव था, आज है आपका 12 अक्टूबर। तो इस सेल के अंदर अगर आप पुस्तक को परचेस करते हैं तो पहले जो 450 रुपये में आपको मिलता था वो आपको मात्र 280 रुपये में मिलेगा। साथ में अगर आप हमारा कूपन कोड APGBK, याद रखिएगा APGBK यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पिपरावा स्तूप है जो कि किससे बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ईंटों से बना हुआ है। पिपरावा स्तूप जो है आपका ईंटों से बना हुआ है। स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि 2023 में तिरुनेलवली के जिला मजिस्ट्रेट डीएम को कौन सा विभाग है जो कि सौंपा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सूचना एंड प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो विभाग है आपका तिरुनेलवेली जो के डीएम थे। ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, वहाँ के डीएम को आईटी विभाग ये तमिलनाडु सरकार में जो कि सौंपा गया था, ये पूछा गया। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका मसूरी था। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी यानी कि लवासना जो है मसूरी भारत में सिविल सेवाओं के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। 1998 में यह आपका स्थापित हुआ था। एक निदेशक के नेतृत्व में भारत सरकार के सचिव के स्तर का एक अधिकारी इसका निदेशक होता है, और यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर 1972 में अकादमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया और जुलाई 1973 में इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सांची स्तूप में कुल कितने द्वार यानी कि गेटवे है, तो राइट आंसर आपका 4 होगा। सांची स्तूप में कुल 4 द्वार है, ये द्वार चारों दिशाओं में स्थित है, इसे तोरण कहा जाता है। सांची स्तूप जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के सांची में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है रेपो दर यानी कि रेपो रेट जो है आपका क्या है, या हॉकिस से संबंधित इससे प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का रुख हॉकिस
होता है तो इसका मतलब है कि बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाने की दिशा में है। इस स्थिति में आरबीआई आमतौर पर रेपो दर जो होता है, रेपो रेट को बढ़ाता है और रेपो दर बढ़ाने से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे मांग में कमी आती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो राइट आंसर आपका श्रीलंका था। 2021 के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। श्रीलंका में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मर्द स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान के कारण महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात सरकार ने कितने रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना लागू की है? तो राइट आंसर आपका 58 करोड़ रुपया था। गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 98 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद ODOP का योजना का शुभारंभ किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर आपका दक्षिण मध्य रेलवे था। दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि ACR ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर, औरंगाबाद स्टेशनों पर भी स्टॉल खोले गए हैं और सरकार ने आम बजट 2022-23 में नई पहल की घोषणा की थी और तिरुपति में पहले से इसका परीक्षण चल रहा था। अगला है वेयर इज़ द IPS ट्रेनिंग एकेडमी? तो राइट आंसर हैदराबाद तेलंगाना इसका राइट आंसर था। हैदराबाद तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है। भारतीय पुलिस सेवा जो IPS होते हैं उनको प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर था CK नायडू। 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में कोटारी कन्नैया नायडू ने, CK नायडू का ही पूरा नाम है, भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। वो कर्नल CK नायडू के नाम से मशहूर हैं और 1923 में होलकर के शासक ने उन्हें इंदौर आमंत्रित कर और अपनी सेना में कैप्टन बना दिया। होलकर की सेना में उन्हें कर्नल का सम्मान दिया गया था। अगला है सांगे मिल से मुलाकात एक डॉक्यूमेंट्री जो है किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर था आपका बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, सांगे मिल से मुलाकात एक डॉक्यूमेंट्री जो महान संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन जो है गौतम घोष ने किया था और 1989 में ये रिलीज हुआ था। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध एक शहनाई वादक हैं। जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में होता है। इसके अलावा उनको कुछ प्रमुख सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसा कि 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1980 में इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1968 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1961 में आपका पद्म श्री का अवार्ड दिया गया, यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा तानसेन पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी दिया गया। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। अगला जो है कि भारत के किस राज्य में काल बैसाखी हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचलित होता है? तो राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल में स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और बारिश होती है जिसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये गर्मी के मौसम में होता है, अप्रैल मई के महीने में, और इसका उत्पत्ति जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, और चूंकि यह उत्तर पश्चिम दिशा में आने वाली हवाओं के कारण होता है इसलिए इसे नॉर्थ वेस्टर भी कहा जाता है। अगला है कि मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं? तो राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृतंगना और कोरियोग्राफर थीं। उन्होंने प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने शादी की। इसके अलावा पद्मश्री का अवार्ड इन्हें 1965 में, पद्म भूषण का अवार्ड 1992 में दिया गया और 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा जो योगदान है 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि डारपाना एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो आपके संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो इसका राइट आंसर भी आपका मृणालिनी साराभाई ही होंगे। ठीक है, अगला जो है कि प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन आपका किस वर्ष हुआ था? ठीक है,
तो 10वां सीजन की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है 2023 होने वाला है। ठीक है, 2023 में प्रो कबड्डी लीग जिसे कि हम लोग PKL के नाम से भी जानते हैं, उसका 10वां सीजन खेला गया था। 2 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था। वहीं पर प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2024 में 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है हैदराबाद के गाची बोबली इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि आपका समाज या 4 कहें तो संस्था का नाम दिया गया था और आपको उससे मिलान करना था, जिसमें से एक आपका आर्य समाज दिया गया था जिसके संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना आपका 1875 में इन्होंने किया था। इसके अलावा एक था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसकी स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपका JP नारायण जी के द्वारा और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो राइट आंसर दोस्तों आपका एनी बेसेंट होगा। ठीक है, ये चारों को आपको मिलान करने के लिए आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि शतरंज में गैम्बिट क्या होता है, तो शतरंज में गैम्बिट एक ऐसी चाल होती है जिसमें खिलाड़ी जानबूझकर एक या अधिक मोहरे की बलि देता है ताकि खेल में बेहतर स्थिति प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो आप लोग के ऑप्शन क्या दिया गया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो है कि द नेमसेक जो उपन्यास है किसके द्वारा है जो कि लिखा गया है। ठीक है, तो द नेमसेक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका झुम्पा लहरी होने वाला है। ठीक है, तो ये झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और ये जो लहरी हैं झुम्पा, ये आपके अमेरिकी लेखक हैं और द नेमसेक जो उपन्यास है 2003 में ये दोस्तों आपका प्रकाशित है जो कि आपका हुआ था। ठीक है, साथ में झुम्पा लहरी की प्रसिद्ध पुस्तकों में की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरप्रेटर ऑफ मालदीज और द लोलैंड, ये दोनों पुस्तक में झुम्पा लहरी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका वित्तीय आपातकाल होने वाला है। वित्तीय आपातकाल का जो विवरण है या कहें तो उसके बारे में जो बताया गया है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में बताया गया है और राष्ट्रपति को ही वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। और अभी तक आपको बता दें कि वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी लागू है जो कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल के अलावा 2 और आपातकाल होता है। एक आपका युद्ध आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है जो कि आपका आता है। ठीक है, युद्ध आपातकाल को हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से जो है आपका सशस्त्र विद्रोह है जो कि शब्द जो कि जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला है राज्यों में संवैधानिक आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल की बात करेंगे जिसे कि हम लोग आम भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। यह आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है जो कि लगाया जाता है और 6 महीने तक ये आपका जारी रहता है और कभी कभी संसदीय स्वीकृति के साथ इसे बढ़ाया भी जाता है। ठीक है, ये जो आपका है राष्ट्रपति शासन ये आपका लगाता है कौन, तो ये लगाता है आपका राष्ट्रपति ही लगाता है लेकिन राज्यपाल के सिफारिश पर लगाता है। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है यानी कि लिया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो आपके 7वें अनुसूची में भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक आपका समवर्ती सूची है, एक आपका राज्य सूची है और एक आपका संघ सूची है। संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपका केंद्र को है, राज्य सूची पर राज्यों को है और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और आपका केंद्र को भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्रोत है जो कि भारत संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि भारत सरकार अधिनियम से बात करेंगे तो इसमें आपका संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यक्रम, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा जो है आपका कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का
निहितार्थ। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाह क्षेत्राधिकार, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष का पद, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, आपका ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये सभी दोस्तों आपका जो लिया गया है यह आपका आयरिश के संविधान से लिया गया है। अगला है कि नई भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में है, जो कि कुल कितने घटक शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 होने वाला है। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो 5 घटक कौन कौन सा है, तो पहला घटक है आपका मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके अलावा जो है दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल यानी कि क्रिटिकल लाइफ स्किल। इसके अलावा है मूल शिक्षा यानी कि बेसिक फाउंडेशन। चौथा है व्यावसायिक कौशल विकास यानी कि वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। और पांचवा है निरंतर शिक्षा यानी कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका 5 घटक है जो कि आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया था उसमें आपका शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो है भीतरगांव मंदिर का निर्माण किसने कराया, यह आपके एग्जाम में प्रश्न आया। तो भीतरगांव मंदिर का निर्माण आपका स्कंद गुप्त के द्वारा होता है। स्कंद गुप्त जो है आपका गुप्त साम्राज्य का एक शासक था, इसके ही शासनकाल के दौरान भीतरगांव मंदिर का निर्माण होता है। ये जो मंदिर है ये आपका ईंट और टेरिकोटा से बनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है भीतरगांव मंदिर। ठीक है, अगला है पिपहरावा स्तूप किसने बनवाया था, तो पिपहरावा स्तूप की बात करेंगे तो ये आपका शाक्यों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें 3 चरण में इस स्तूप का निर्माण हुआ था। तो पहला चरण आपका शाक्यों के द्वारा बनवाया गया था। बाकी आपके एग्जाम में आपके प्रश्न में क्या ऑप्शन आया था इसका तो मुझे आइडिया अभी तक नहीं लग पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ नाइल जो है आपका मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, तो किस देश के द्वारा ये दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल जो पुरस्कार है मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया था। ये मिस्र राज्य का सर्वोच्च सम्मान है और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी ने 15 जून 2023 को एक विशेष समारोह में इन्हें प्रदान किया था। और अब्देल फतह अल सीसी से एक और बात याद रखना है, 2023 का जो आपका स्वतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने ही शामिल हुए थे। अगला है कि इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें आयरन एज का संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आयरन एज से संबंधित नहीं है तो आपके ऑप्शन में मेहरौली का लौह स्तंभ दिया गया था यानी कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि आपका लौह युग से संबंधित नहीं है। ये जो स्तंभ है आपका गुप्त काल में बनाया गया था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। यह स्तंभ अपनी अद्वितीय जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो राइट आंसर 11.2% आपका हो जाएगा। ठीक है, शहरी जनसंख्या बहुआबादी का प्रतिशत 11.2 है और हेड काउंट अनुपात की बात करेंगे तो ये भी आपका 11.2 है। अगला है मोलास्का। इसके अलावा जो आपका मोलास्का है, इसके अलावा पोरीफेरा है, इसके अलावा स्पाइफेरा है। इसके बारे में दिया गया था किसमें बोन और ध्रुव नहीं होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें बोन यानी हड्डी और ध्रुव यानी कि ध्रुवीय संरचना नहीं होता है, जिसका राइट आंसर आपका स्पोंज यानी कि पोरीफेरा था। स्पोंज जो है इसकी शरीर की जो संरचना होता है बहुत सरल होता है और इनमें कोई हड्डी या ध्रुवीय संरचना नहीं होती है। ये मुख्यतः जल में रहने वाले जीव होते हैं और इनकी शरीर की दीवारें छिद्र युक्त होती है। इसके अलावा मोलास्का जो है, मोलास्का और स्पंज पोरीफेरा दोनों ही जीवों का समूह है, लेकिन स्पंज जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। इसके अलावा प्राणी जगत में खंडित शरीर से भी संबंधित आपके कोई प्रश्न पूछा गया था सेगमेंटेड बॉडी के बारे में, तो सेगमेंटेड बॉडी है एनलिडा ऑर्थोपोडा कार्डोटिया समूह में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एग्जैक्ट जो क्या प्रश्न आपका बना था टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य है जो कि युद्ध से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका रेंगमा नृत्य हो जाएगा। रेंगमा नृत्य नागालैंड में रेंगमा नागा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये नृत्य मुख्यतः नगाड़ा त्यौहार के दौरान किया जाता है, फसल कटाई के बाद मनाया जाता है और इस नृत्य में पुरुष योद्धाओं की तरह कपड़े पहनते हैं, ड्रम की ताल पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य उनकी बहादुरी, शक्ति और चपलता को दर्शाता है।
इसके अलावा रेंगमा नृत्य को देखने का सबसे अच्छा जो समय है हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड के द्वारा है जो कि मनाया जाता है और जो हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड के किसामा गांव में आयोजित होता है। अगला जो है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करेंगे तो ये जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने भारत की राजनीतिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और इस दिन का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, सरदार पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता को फैलाना है। इसलिए हम लोग नेशनल यूनिटी डे है जो कि 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन विच ईयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2013 होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो खाद्य नियम है 2013 में आपका आया था भारत सरकार के द्वारा, एक अधिसूचित कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक और शहरी क्षेत्रों के लिए 50% तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। ठीक है, तो उच्च न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 65 वर्ष होगा। ठीक है, संविधान न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा का सुनिश्चित करता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक ही काम कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा केवल दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और वहीं पर बात करें हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति आयु का, तो वो है आपका 62 वर्ष। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति है जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय के, और साथ में अनुच्छेद 214 को भी याद रखना है जो कि प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है आपका एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर होगा जीवन का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये जो है संविधान के भाग 3 में शामिल प्रमुख लेखों में से एक है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता प्रदान करता है यह आपका अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, तो राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा 1856, राइट आंसर। ठीक है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो कि आपका जारी किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून बना दिया था और लॉर्ड होलोजी उस समय कार्यकाल में थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के रूप में, तो इसको भी याद रखना है। साथ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून माना गया था, तो इसको भी याद रखना। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अगला है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो इसका राइट आंसर होगा 1928। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 28, 56, 75, 82। ठीक है, तो 28 इसका राइट आंसर था। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में नीदरलैंड्स के खिलाफ एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह मुंडा उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। एक बार पूछा गया प्रोसीजर में कि जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे, तो हॉकी उसका राइट आंसर था। और ध्यानचंद ने 1928 के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल 14 गोल है जो कि किए थे। और भारतीय हॉकी टीम ने 28, 1932, 1936, 1948, 1952, 1946 में लगातार 6 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और उसके बाद 2 और 64 और 80 में स्वर्ण पदक है जो कि इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट आपका है कबड्डी के मैदान का लंबाई आपसे पूछा गया, तो लंबाई आपका 12.50 मीटर है, लेकिन अगर आपसे चौड़ाई पूछा जाता है तो चौड़ाई आपका 10 मीटर होता है। ठीक है, और जूनियर लड़के लड़कियों के लिए आपका 11 मीटर लंबाई होता है और 8 मीटर आपका चौड़ाई होता है। खेल का मैदान प्लेग्राउंड की बात करते हैं तो समतल और नरम होता है। यह मिट्टी खाद या बुरादे का होना चाहिए। पुरुषों के लिए आकार आपका इतना होता है, तो इसको भी याद रखना है। ये आपका कबड्डी के खेल का ही मैदान है। ठीक है, कबड्डी का कोर्ट है। ये आपका वुमेन के लिए है, ये आपका मेन के लिए है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ था, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो ये पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार
भारत ने 3 प्रमुख साम्राज्यों के नाम, जिनके नाम है पाल है, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे, इनके बीच आपका संघर्ष हुआ था। पालों का भारत के पूर्वी भागों पर शासन था, प्रतिहारों के नियंत्रण में पश्चिमी भारत, अवंती जालोर का क्षेत्र था और राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कनौज के नियंत्रण के लिए संघर्ष को भारतीय इतिहास में हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं। कनौज के लिए दोनों यानी कि धर्मपाल जो कि पाल राजा था और प्रतिहार राजा जो कि वत्सराज था, एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए थे। प्रतिहार राजा वत्सराज विजयी हुआ, लेकिन उन्हें राष्ट्रकूट राजा राजा ध्रुव प्रथम से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रकूट राजा दक्षिण में अपने राज्य को लौट गए और पाल राजा धर्मपाल की स्थिति का फायदा उठाते हुए कनौज पर कब्जा कर लिया, लेकिन कन्नौज पर उसका नियंत्रण अस्थायी था। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ जो 2 सदियों तक चला। इसने लंबे समय तक सभी 3 राजवंशों को कमजोर किया। इसके परिणाम स्वरूप देश का राजनीतिक विघटन हुआ। इसका लाभ मध्य पूर्वी से इस्लामी आक्रमणकारियों को हुआ। इसके अलावा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। अंततः इसका परिणाम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में रहने के साथ इस युद्ध का समापन होता है और नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया और इस साम्राज्य ने लगभग 3 सदियों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा श्रीमाली को साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो राइट आंसर आपका 2009 होगा। प्रेरणा श्रीमाली को साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है कथक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2009 में है, जो कि दिया गया था। अगला है कि सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होगा। सिरका जिसे कि हम लोग विनेगर के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा जिसे कि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और उन दोनों को मिलाने पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलता है। तो राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका गैब्रो होगा। गैब्रो जो है एक आपका अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जिसका रासायनिक संगठन बेसाल्ट के समतुल्य होता है। यह एक रवेदार चट्टान होता है जो मेघवा के जमीनी सतह के नीचे ही जम जाने से बनती है और यह एक अभ्यंतरिक चट्टान होती है जिसकी सिलिका की मात्रा की बात करेंगे तो 55 से 45% तक होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने के कारण ये चट्टानें बनती हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं ग्रेनाइट को, गैब्रो को, बेसाल्ट को आदि को आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान की बात करते हैं तो अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर अपक्षय और सीमेंटीकरण या वर्षा की प्रक्रिया से बनता है। बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर इसके उदाहरण है। कायांतरित चट्टान की बात करते हैं तो जब चट्टानों को उच्च गर्मी के अधीन किया जाता है तो पृथ्वी के अंदर उच्च दाब में परिवर्तन से बनता है, जैसा कि गनीसोइड, श्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि आपका कायांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर था सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं तो 17 अप्रैल 1927 को भारत के मध्य प्रदेश की एक रियासत मेहर में हुआ था। उनके पिता उस्ताद अलाउद्दीन खान महाराजा ब्रजनाथ के दरबार में शाही दरबारी संगीतकार थे। अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं तो पुरस्कार में इनको 1977 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1991 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1999 में मानव उपाधि की उपाधि दी गई और 2004 में आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो गया है तो इसको आप लोग अगर जानते हैं तो सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर 1991 और 2004 में क्या कन्फ्यूजन है, बाकी हम उसको PDF में सुधार कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उस बात को याद रखिएगा। अगला है नटराज किस भगवान से संबंधित हैं? तो राइट आंसर आपका शिव होगा। नटराज शिव जी का ही एक नाम है और उस रूप में जिसे वो सबसे उत्तम नर्तक हैं। नटराज शिव का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल या अवस्थान को दर्शाता है, अपितु यह भी बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे होने की निःशब्दता सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नटराज जो है 2 शब्दों का समावेश है, नट यानी अर्थात कला और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार है। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु रोट द नोवेल जिंदगी नामा? जिंदगी नामा पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर आपका कृष्णा सोबती होगा। पुरानिक हिंदी लेखक कृष्णा सोबती जो कि जिंदगी नामा के लेखक हैं, उनका निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि इनके द्वारा जीता गया है और हिंदी साहित्य के लिए इन्हें ग्रांडे डेम के रूप में इन्हें जाना जाता है। जिंदगी नामा उनके सबसे प्रशंसित कार्यों में से एक है और उनके कुछ मनाए गए कार्यों में दार से बिछुड़ी, दिल ओ डेनिस, बाद लोम के घाले और सूरजमुखी आंधी के भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि SHGBLP में L का क्या मतलब है? तो राइट आंसर था आपका लिंकेज। इसका फुल फॉर्म देखिए, S का मतलब सेल्फ, H का मतलब हेल्प और G का मतलब ग्रुप। वहीं पर B की बात करेंगे तो बैंक, L का लिंकेज और B का प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो SHGBLP का मतलब स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है। यह भारत में एक कार्यक्रम है जो वित्तीय सेवाओं और सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह
को बैंकों से जोड़ता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कार्यक्रम को विकसित किया है। अगला है फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन विच नेबरिंग कंट्री। तो राइट आंसर आपका पाकिस्तान होगा। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान में महिला शिशु मृत्यु दर जो है सबसे अधिक है। 2024 के अनुसार पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर आपका 51.5% 1000 जीवित जन्म है। अगला है निम्नलिखित में से पर्वत शिखर में कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से गुरु शिखर आपका हिमालय का हिस्सा नहीं है। गुरु शिखर जो है आपका ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और ये जो है राजस्थान के अरबुदा पर्वत की एक चोटी है और गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का ही सबसे ऊंचा चट्टान है। इसके अलावा हिमालय की शीर्ष चोटियाँ और मीटर की उनकी ऊंचाई में देखें, जहां से आपके प्रश्न आया था कंचनजंगा का फर्स्ट शिफ्ट 8,598 किलो मीटर उसका ऊंचाई था। एवरेस्ट जो है 8,850 नेपाल तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। केटू आपका 8,611, लाहौते 8,501, मकालू 8,463, चायू 8,201, धौलागिरी 8,167, मनासलू 8,163, ये भी नंगा पर्वत 8185 और अन्नापूर्णा पर्वत आपका 8,091 है जो कि मीटर ऊंचा है। अगला है ग्रेट बाथ देश में स्थित यानी कि जो ग्रेट बाथ यानी कि मिला है किस हड़प्पन साइट से मिला है, ठीक है, यानी कि विशाल स्नानागार। तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदारो होगा। मोहनजोदारो से ही आपका महान स्नानागार है जो कि मिला है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मोहनजोदारो जो है पुरातात्विक स्थल है, निर्माण 2500 ईसा पूर्व में हुआ था और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जिले में स्थित है। इसे मृतकों का टीला या मृतकों का कब्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला है कि द चितरई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। चितरई उत्सव हर साल अप्रैल के महीनों में तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। ये शिव धर्म और वैष्णव धर्म की एकता का प्रतीक है और यह भगवान सुंदेश्वर जो कि भगवान शिव हैं और देवी मीनाक्षी जो कि विष्णु की बहन है के विवाह का मंचन करके ऐसा करता है। इस उत्सव में भगवान विष्णु के कल जगर अवतार का जुलूस वैगई नदी में प्रवेश करता है। वो अपनी बहन की शादी भगवान सुंदरेश्वर से कराने के लिए अजगर मल्लाई में अपने निवास से यात्रा करते हैं। अपने निवास से अपनी बहन की शादी तक एक सुनहरे रथ पर यह यात्रा चितरई उत्सव मनाने के पीछे की किंवदंती है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और त्यौहार के नाम और उसके राज्यों के बारे में देखें तो हम्पी महोत्सव जो कि कर्नाटक में, छठ पूजा महोत्सव बिहार उत्तर प्रदेश में, करगा महोत्सव कर्नाटक में, करवा चौथ जो है आपका पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश में, थय्यम जो है केरल में, परियाना पोट्टापुरम केरल में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, लोसर जो है आपका हिमाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों में, चाप चारकुट फेस्टिवल मिजोरम में, गणगौर राजस्थान में, महाशिवरात्रि आंध्र प्रदेश में और टुसु पर्व या टुसु पूजा झारखंड में, लोहागढ़ मेला बिहार में, पुष्कर उट मेला राजस्थान में, तिजाजी मेला राजस्थान में, सावन मेला पंजाब में, कंग रथ यात्रा मणिपुर में, नुआखाई उड़ीसा में और मरई फेस्टिवल या मरई महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है। तो राइट आंसर आपका गुणसूत्र या जीन इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, गुणसूत्र या राइट आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका शायद आपसे जो प्रश्न आपका इसका जो लैंग्वेज है वो आपका थोड़ा सा अलग पूछा गया था। शायद पूछा गया था कि जो आपका रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो आपका क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोटिन इज कंडेंस्ड टू फॉर्म ए क्रोमोसोम विच एक्ट एज द रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो क्रोमोसोम इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है ये भी देख लीजिए केंद्रक में क्या क्या मौजूद होता है। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। तो गुणसूत्र जीन आपके केंद्रक में मौजूद होता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा गया तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ 28.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने की खेती होती है और जिस पर 839 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता है। यह वजह है कि देश में गन्ना का उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। गन्ना की बात करेंगे तो ये खरीफ फसल है क्योंकि इसकी खेती के लिए अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न वह है कि रुक्मणी देवी अनुले इज एसोसिएटेड विद द विच डांस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। रुक्मणी देवी अनुले जो है एक शास्त्रीय नृतंगना है जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। मद्रास जो कि अब चेन्नई में पड़ता है वहाँ पर उन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया, तो रुक्मणी देवी अनुले ने ही किया।
इसके अलावा कुछ और हम लोग विभिन्न नृत्य विद्याओं से जुड़े व्यक्ति को देखें तो कथक जो कि आपका उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इनसे संबंधित बिरजू महाराज जी हैं, गोपी कृष्णा है, शंभू महाराज जी हैं, सितारा देवी हैं, प्रेरणा श्रीमाली हैं, सुनैना हजारीलाल हैं, कुमुदी नकिया है, शोभना नारायण को याद रखना है। भरतनाट्यम से देखिए, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अनुले, यामिनी कृष्णमूर्ति, विजयंती माला, आनंद शंकर जयंत, इसके अलावा सीवी चंद्रशेखर, इसके अलावा एम के सरोजा, शांता एवं बीपी धनजयन। मणिपुर से अम्बू भी सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सेहजीत सिंह। मोहिनीअट्टम से कलामंडलम छिमामती प्रवर्तन है, इसके अलावा कनक रेले को याद रखना है। छऊ से मकर ध्वज धरोगा, इसके अलावा पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को याद रखना है। उड़ीसा से केलुचंद महापात्रा, सोनमान सिंह, गीता महालिक, मीनाती मिश्रा। कथकली से पीके कुंजुकुरुप, कलामंडलम राजन कल ही आया था। मध्य वीर वासुदेवन नायर, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर। कुचिपुड़ी से राजा रेड्डी, वैजंती काशी बेम्बत्ती चिन्ह सत्यम को। यक्षगान से रामचंद्र सुब्रया हेगड़े चिंतनी को। सतरिया से घनकांत बयां से। कोडिकट्टम से आपका अमीनुर माधव चक्यार को याद रखना। पंडवनी से तीजनबाई को। कालबेलिया से गुलाबो सपेरा को। और क्रिएटिव नृत्य कोरियोग्राफी से उदय शंकर को, जो कि कल ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन खुद का डीएनए रखता है और अपने कुछ प्रोटीन को संश्लेषण कर सकता है। आपके ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो यह पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, और जिससे ये कुछ प्रोटीन का स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में जनगणना जो है, जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 1948 होगा। जो आपका भारत में जो जनगणना है आपका 1948 के अधिनियम के तहत ही किया जाता है। और 1948 के अधिनियम के तहत जो पहली जनगणना है आपका 1951 में हुआ था, और स्वतंत्र भारत का ये पहला जनगणना था। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत से लेकर अब तक कुल कितना जनगणना आपका हो चुका है, तो ये आपका 7 जनगणना हो चुका है, लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो आपका 15वां जनगणना हो चुका है। लास्ट जनगणना 2011 में हुआ था, इसको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि आपका जो PbCuSO4 है इक्वल टू PbSO4 प्लस CU होता है, इसमें जो CU है वो आपका अलग क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्शन है, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में जब जो लेड है यानी कि Pb है को कॉपर सल्फेट्स यानी कि CuSO4 के साथ मिलाया जाता है, तो लेड कॉपर को विस्थापित कर देता है, और लेड जो है, लेड सल्फेट जो है तांबा बनता है, और यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें लेड जो है अधिक सक्रिय धातु है, कॉपर जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए लेड कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और स्वयं सल्फेट के साथ मिलकर लेड सल्फेट बनाता है। इस प्रक्रिया में कॉपर मुक्त हो जाता है और ठोस रूप में अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। कल ही हमने आपको ये PDF में प्रोवाइड कराया है। ठीक है, टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, जो हमने रात को आपको PDF प्रोवाइड कराया था 65-70 क्वेश्चनों का, जो कल के एग्जामों में पूछा गया था। उसमें भी आपका तमस नाम का जो पुस्तक है उसमें शामिल किया गया है। तो तमस जो पुस्तक है आपका भीमसेन साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। तमस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, जब भी अंधकार दिखे तो आप लोग बोलिएगा अंधकार की जगह तमस। ठीक है, इसके अलावा भीमसेन साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में सिख हिंदू परंपराओं की दुर्दशा को उजागर किया गया, और भीमसेन साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास पर 1988 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा 13 होगा, और इन बंदरगाहों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जाता है। उनमें प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है, और 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 12 जो बंदरगाह है आपका सरकारी है, और एक आपका कॉर्पोरेट बंदरगाह है। ठीक है, वो 13 बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, तुतीकोरन जो है तमिलनाडु में, कोचिन जो है केरला में, न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटक में, मडमुगांव पोर्ट है गोवा में, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, जिससे कि नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, और इन्नौर पोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा जब हम लोग बंदरगाह को देख रहे हैं तो बंदरगाह से जुड़े एक प्रोजेक्ट को भी देखते हैं, जिसका
नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो बंदरगाह से ही संबंधित है और इसे लॉन्च किया गया था आपका 2015 में। क्यों किया गया था, टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक इन नेटवर्क थ्रू वाटरवेज, ठीक है, उसके लिए आपका ये किया गया था। इसके अलावा मेगा पोर्ट प्लांट अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करेंगे, यानी सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स आपके प्लांट किए गए हैं, तो सागरद्वीप जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप भारी हार्बर जो कि उड़ीसा में है, सिरकाजी तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, बेलिकेरी जो कर्नाटक में है और बादमन जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं आपके सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता, तो राइट आंसर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों का, ठीक है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, तो इसको याद रखना है। साथ में अनुच्छेद 29 और 30 जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया हिमालय की कंचनजंगा जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो हिमालय की कंचनजंगा चोटी की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फीट में बात करेंगे तो 28,229 फीट है, ठीक है। और कंचनजंगा वास्तव में हिमालय श्रृंखला में स्थित एक शानदार पर्वत है जो कि नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच पर फैला हुआ है। अगला है ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया है, तो राइट आंसर होगा पवन कुमार। फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के सह प्राध्यापक पवन कुमार को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया था। ललित कला अकादमी की बात करेंगे तो इसका उद्घाटन 5 अगस्त 1954 को उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और 11 मार्च 1957 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया, तो राइट आंसर होगा शुंग वंश। मौर्य वंश के पतन, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का काल रहा। इस वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र ने 1800 नहीं 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर इस वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश वही मौर्य वंश है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो शासक बनता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद शासक बनता है अशोक, जिसे कि हम लोग देवना प्रिय के नाम से जानते हैं। कलिंग युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने जो है धम्म की नीति को अपना लिया था और इनका जो हृदय है आपका परिवर्तित हो गया था। तो कल ही पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय है परिवर्तित हो गया था, तो कलिंग युद्ध ही उसका आपका राइट आंसर था। तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 88 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन में अटॉर्नी जो जनरल होते हैं भारत के, उनको बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जब हम लोग अटॉर्नी जनरल को पढ़ रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल के पद का जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 76 के तहत हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, वो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 105 को भी याद रखना है जो कि अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इन साइकिलिंग व्हाट इज अ पेलोटोन, ठीक है। पेलोटोन की बात करेंगे तो साइकिलिंग में पेलोटोन जो है एक सड़क साइकिल दौड़ में सवारों का एक मुख्य समूह है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है पेलोटोन, जिसका अर्थ होता है छोटी गेंद या पलटन। सड़क साइकिल दौड़ में सवारों का मुख्य समूह या पैक है। एक समूह में सवार अन्य सवारों को निकट विशेषकर पीछे सवारी करके ऊर्जा को बचाता है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान जो है वो आपका किस महापुरुष से संबंधित है या किसके जन्मदिन पर आपका शुरू किया गया था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर महात्मा गांधी था। लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो आपके आगामी शिफ्टों के छात्र छात्राओं पर भी रहता है, तो उसके लिए हमने यहाँ क्वेश्चन का स्वरूप चेंज किया है थोड़ा। तो क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, वो कौन सा जयंती था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 145वां जयंती होगा। स्वच्छ भारत अभियान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, खुले में शौच को खत्म करने के लिए 2014 में किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्या था, राष्ट्रव्यापी अभियान था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में राजपथ पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। जिस दिन यह अभियान को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था यानी 2 अक्टूबर 2014 वो महात्मा गांधी की 145वीं जयंती थी, याद रखना है। अगला है कि एक साथ एक दिन और 1 घंटा अभियान किससे संबंधित है, तो इसका भी राइट आंसर महात्मा गांधी ही होगा। एक साथ एक दिन 1 घंटा अभियान 2023 में गांधी जयंती के 1 दिन पहले चलाया गया था।
यह स्वच्छता पखवाड़े का हिस्सा था और इसका उद्देश्य देशवासियों को एक साथ सार्वजनिक जगहों की सफाई में योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश था। हिंदू धर्म जो है भारत का सबसे बड़ा धर्म है, आप लोग को मालूम होगा। इसके अलावा 2011 के अकॉर्डिंग जो है भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदू के रूप में हुआ था, जो देश की आबादी का 79.8% प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 95.17 आबादी हिंदू समुदाय की है। मिजोरम में 2.75% के साथ हिंदू आबादी जो है सबसे कम प्रतिशत रखता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दादर व नागर हवेली 93.93%। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक और सबसे कम लक्षद्वीप में 2.77%। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित किया गया। इसके अलावा सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वह है सिक्किम, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह है केरल और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वह है आपका बिहार। ठीक है,